बहुत सारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट जिनको ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, दवाई भी खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता। कुछ टाइम के बाद देखा जाता है कि लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। और क्या होता है कि एक दवाई डॉक्टर लिखता है, लोग दवाई खाते हैं, कुछ समय उस दवाई से फ़ायदा होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, और कुछ लोग खुद से भी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं डाइट में, एक्सरसाइज भी करते हैं और थोड़ा सा ध्यान भी रखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मली काम नहीं करती और ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर एक बहुत बड़ा तनाव पैदा कर देता है। पहले आज हम ये समझेंगे कि ब्लड शुगर क्या है और उसको कैसे नियंत्रित रखा जाए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं होने देते और ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। देखो, सबसे पहले बेसिक बुनियादी बात आपको ये समझनी होगी कि दुनिया में जो भी फूड है उसमें कम या ज़्यादा शुगर ज़रूर होता है, कार्ब ज़रूर होता है। नेचर ने हमारा जो फूड है उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, इसके कॉम्बिनेशंस के साथ ही बनाया है। और लेस एंड मोर मतलब ये तीनों कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सभी में होता है कम या ज़्यादा। हाँ, इसका परसेंटेज बहुत वेरी करता है। बहुत सारे फूड ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होगा, बहुत ज़्यादा सारे फूड ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा आपका प्रोटीन होगा, बहुत ज़्यादा सारे फूड ऐसे हैं जिसमें फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि परसेंटेज वेरी करता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि आप कुछ भी खाना खाएं उससे आपका शुगर लेवल कम या ज़्यादा ज़रूर बढ़ेगा। हाँ, कुछ मेडिसिनल कैटेगरी वाले फूड हैं जैसे कि बिटर ग्राउंड्स वाले फूड हो सकते हैं, तो उससे ये बात ठीक है कि आपका शुगर नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। लेकिन जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम खाना खाते हैं उससे हमारा शुगर कम या ज़्यादा बढ़ेगा ही। अब हमें यदि हमें डायबिटीज़ है तो हमें खाने की वैल्यू समझनी है कि कौन सा खाना हमें क्या देता है और किस खाने से हमारा कितना शुगर बढ़ता है। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम थोड़ा सा इजी बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि देखो, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, यानी जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि कितना प्रोटीन लिया जाए। यदि आप 70 से 75 ग्राम आपका मतलब केजी वेट है तो मतलब 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन एक इंसान को चाहिए। यदि 75 केजी के आप हैं तो आपको पर डे 75 ग्राम्स यानी प्रोटीन चाहिए। हमारा जो आफ्टरनून वाला फूड है उसमें फाइबर होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए हमारा आफ्टरनून वाला फूड। या आफ्टरनून वाला फूड हम फाइबर रिच नहीं ले सकते हैं तो हम एक फाइबर खाना ले लें आफ्टरनून के बाद। 5 o'clock ले सकते हैं, 6 o'clock ले सकते हैं। फाइबर रिच फूड से मतलब है मेरा कि जैसे ओट्स है, ईसबगोल है, आपका खिचड़ी है, आपका दलिया है। फिर फाइबर रिच आपके फ्रूट्स भी होते हैं जैसे आपका नाशपाती है, अमरूद है, सेब है, पपीता है। ये सब फाइबर तो हैं ही, ये आपके गट को भी रेगुलेट करने में मदद करते हैं और आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं। अब कितना हमें फाइबर चाहिए? एक इंसान को जितना उसका वेट है उसका आधा हमें फाइबर चाहिए। यानी आप यदि 70 केजी के हैं तो आपको 35 ग्राम फाइबर चाहिए। ये यदि फाइबर इंटेक आप ठीक रखते हैं, यदि आप प्रोटीन का इंटेक ठीक रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी आपको ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में। अब मैं तीसरे लेवल पे आता हूँ कि क्या नेचुरल फाइबर को मेडिसिन की तरह खाया जा सकता है? बिल्कुल। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको सभी को रेगुलरली ईसबगोल खाना चाहिए। ईसबगोल जो ना खाना चाहें या जिन्हें ईसबगोल सूट नहीं करता है वो ओट्स मील ले सकते हैं जिसे हम जौ का दलिया कहते हैं, या वो लोग मल्टीग्रेन दलिया ले सकते हैं एक टाइम। मल्टीग्रेन दलिया भी में अच्छा फाइबर होता है, ओट्स मील में भी अच्छा फाइबर होता है, और तीसरा ईसबगोल। तो जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं वो एक टाइम कोई ना कोई फाइबर रिच यानी फाइबर कंटेनिंग फूड लें। उससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, गट को रेगुलेट करने में बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके पैनक्रियाज के लेवल पे, लिवर के लेवल पे, और आपके जितना भी आपके एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन और पेट के लेवल पे, उसको रेगुलेट करने में और उसको इफ़ेक्टिव बनाने में ईसबगोल आपके का फाइबर आपका बहुत मदद करता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है या गट का कोई इशू है, कोई पेट में कुछ डिस्टर्बेंस है, तो ये क्या करता है, स्टूल को ये बल्की करता है और जितने भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं
जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको कैरी करता है, अपने साथ एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि ईसबगोल को आप यदि एज ए मेडिसिन लेते हैं तो आप खाने से पहले 1 से 2 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, और 2 चम्मच यदि आप ईसबगोल लेते हैं तो 300 ml ऑफ वाटर जरूर लीजिए। यानी कि यदि आप ईसबगोल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। 1 घंटे पहले आप दोपहर के खाने से पहले आप ईसबगोल ले सकते हैं, या आप 5 o'clock भी ईसबगोल ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच। लेकिन मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट 300 ml वाटर, हल्का गुनगुना पानी आप पी लें। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा, ओबेसिटी प्लस आपका फैटी लिवर, इन सब में आपका ईसबगोल फ़ायदा करता है। दूसरे पॉइंट ये है कि लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीज़न होता है कि लोगों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, यानी ब्लड एक तरह से कीचड़ हो जाता है, या ये मानिए कि ब्लड में फैट सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब तक ब्लड आपका गाढ़ा रहेगा आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ईसबगोल से या फाइबर से क्या होता है कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड क्वालिटी फैट है इन योर ब्लड, वो भी रिड्यूस करने लग जाता है, और जब वो रिड्यूस होता है तो आपका ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। देखो, ब्लड शुगर को ऐसे समझिए कि ब्लड का जो वो है, मतलब फैट है या फिर आपका कार्ब्स है या ब्लड शुगर है या जितनी भी चीज़ें हैं, सब वो आपके ब्लड के अंदर ही हैं। लेकिन यदि ब्लड बहुत गाढ़ा होगा तो फिर शुगर को रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके खाने में फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हो, सूप हो, और अच्छे से फाइबर हो और प्रोटीन हो। यदि आपने फाइबर और प्रोटीन का इंटेक ठीक कर लिया तो फिर आप इससे को रेगुलेट कर सकते हैं, और हाई ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ गया है, जो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उससे पैनिक होने की फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और शायद इंसुलिन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, वो दवाइयाँ आप लेते रहें, लेकिन उसके साथ एज ए मेडिसिन एक फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट में अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप ईसबगोल खा सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया खा सकते हैं, आप चोकर ले सकते हैं, या फिर आप जितना भी पिसा हुआ मतलब ग्रेन्स है वो ले सकते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। ईसबगोल बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और आपका मल्टीग्रेन दलिया भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और जौ का आटा भी, आपका जो ओट मील जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसको आप फैट फ्री मिल्क में भी ले सकते हैं, और आप इसको नमकीन भी बना सकते हैं ऑलिव ऑयल में इसको फ्राई करके, जैसे आप खिचड़ी दलिया या आप पोहा बनाते हैं या फिर आप राइस बनाते हैं, उस तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ है कि आप इसको खर्च करना सीखें, एक्सरसाइज करें, मतलब ज़्यादा कुछ ना हो सके तो आप वॉकिंग कर लें और डीप ब्रीदिंग कर लें। वॉकिंग और डीप ब्रीदिंग से भी आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक तरीका है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, और ईसबगोल सबको खाना चाहिए जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, या फिर गट का कोई इशू है या कॉन्स्टिपेशन है। तो इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है ईसबगोल। जिन लोगों को डिप्रेशन है उन्हें ईसबगोल लेना चाहिए, जिन लोगों को एंजाइटी है उनको ये ईसबगोल लेना चाहिए। ये अच्छी स्लीप को इंड्यूस करता है, और जिन लोगों को पेट में कोई गर्मी रहती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, वो लोग भी ईसबगोल खा सकते हैं। तो ये नेचुरल लग्जेटिव है और नेचुरल फाइबर है, और इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। बट डायबिटीज़ में देखा गया है कि जो अभी हमारे सामने रिसर्च है कि ईसबगोल का रेगुलर यूज़ करने से आपका वेट रिडक्शन में, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में, और डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल को नॉर्मल करने में काफ़ी हद तक ये मदद करता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।